हरिओम। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं डॉक्टर पंकज मित्रों। फिर से मैं अपनी कक्षा में आ चुका हूं, वहीं पे जहां पे हम लोगों ने कक्षा को कल छोड़ा था। शुरुआत हमारी वही है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के टेट के सवाल हम आपको सॉल्व करा रहे हैं और साथियों आपके लिए बहुत उपयोगी सवाल ये सब होंगे। और ये सवाल पढ़ाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सवालों को पढ़ करके अगर हम जाते हैं सिद्धांत की तरफ तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही जो भी संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं वो तो उनको तो बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो नए छात्र हैं जिनका बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं रहा है, जिन्होंने 10th में और 11th 12th में भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो रही होगी। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि आप सबके लिए मित्रों हम ये आपको पढ़ा सकें और सारी बातें हम लोग एक साथ कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को आज की। और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमें एक कमेंट करके बता दें कि हाँ हमारी आवाज आप तक सही सही पहुंच रही है, ताकि जो बातें हैं वो सही सही आप तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि हम सारी बातें बता दें और हमारी आवाजें आप तक में पहुंचे और मामला सब जो हो जाए। तो साथियों हम चाहेंगे कि आप हमें जरूर बताएं कि आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आवाज अगर हमारी पहुंच रही है तो आप हमें जरूर इस बात की जानकारी दीजिएगा। ठीक है, आइए भाइयों देखते हैं कि आज की क्या जानकारी हमारी है। हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने उस टेट के पाठ्यक्रम को और हमारे टेट में आए हुए सवालों को पढ़ना हमको दोस्तों है। और आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज संस्कृत का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो आज का है, वो है आज हमारा प्रैक्टिस सेशन चौथा होने जा रहा है साथियों। और चौथे में चौथा से हमारा प्रैक्टिस सेट है और हम आज शुरू करेंगे अपने इस कक्षा को। यही शुरुआत करते हैं। यूपी टेट एग्जामिनेशन 2026 संस्कृत विषय से हम हैं। हमारी इस कक्षा के ठीक पहले हिंदी विषय की कक्षा चलती है, वो भी 9 से 10। तो उसमें भी आप हिंदी का पूरा लाभ उठाइए। हिंदी से बनने वाले सवाल आपको सुजीत सर पढ़ा रहे होंगे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनका रिव्यू देखिए और वास्तव में एक अच्छे शिक्षक हैं सुजीत सर। और उसके बाद हमारा नंबर है, इसके बाद जो भी हमारी टीम है सारे अनुभवी शिक्षक हैं। तो मित्रों आइए हम लोग देखते हैं अपने इस सवाल को और जवाब को। आइए हम लोग शुरू करेंगे। साथियों जरूरी है कि जो हम लोग सवाल कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि केवल टेट में सवाल पूछे जाएंगे। आप जो अगले चरण की परीक्षा देंगे, मतलब जो अगला चरण आपका होगा, यानी जो आप सुपर टेट देने जाएंगे, तो सुपर टेट में भी संस्कृत की भूमिका अच्छी खासी रहती है और बड़ा निर्णायक रहता है। दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप हमें कमेंट करिएगा। और बड़ा निर्णायक रहता है और इस निर्णायक में आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जब भर्ती परीक्षा होती है, फाइनल सुपर टेट जब इसका होता है या होगा, क्योंकि देखिए आपकी जो परीक्षा तिथि है वो प्रस्तावित हो चुकी है कि जुलाई में आपकी परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, इसका फॉर्म ही बहुत जल्दी आने वाला है। तो जरूरी ये है कि ये केवल टेट में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपके सुपर टेट में भी आएंगे सवाल। 10 से 15 सवाल आते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास करके उन छात्रों के लिए। अच्छा, जो संस्कृत के सवाल आते हैं वो ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत वालों को करना होता है, वो सारे बच्चों को करना होता है। 10 सवाल अंग्रेजी के, 10 सवाल संस्कृत के, इस तरह के सवाल आते हैं सुपर टेट में, आपने देखा होगा। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो अगर आप लगे रहेंगे हमारे साथ तो निश्चित तौर पर हम आपको काखा गाघा ककहरा इस और आपको स्वर व्यंजन सारी चीजें आपको हम बताएंगे। मित्रों आप लगे भर रहिए। आइए सवाल देखते हैं हम लोग कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि महाराज का नाम आपने सुना होगा। आपने अगर नाम सुना है तो हमें आप कमेंट करिए कि हाँ सर मैंने इनका नाम सुना है। तो महर्षि पाणिनि पतंजलि और महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, 3 लोगों का नाम आपने सुना होगा। और ये तीनों क्या है? त्रिमुनि है। मैंने आपको पहले कक्षा में ही बताया था। हम लोग पहली कक्षा में ये बात कर चुके हैं कि 3 मुनियों का नाम हम लोगों ने सुना था। 3 मुनि कौन कौन थे? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। 3 लोग हमने सुना है। पतंजलि का महाभाष्य है, ठीक है, कात्यायन की वार्तिक है, ठीक है, और पाणिनि का अष्टाध्यायी है। इनकी रचनाएं हैं। ये त्रिमुनि कहे गए। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि त्रिमुनि में कौन है, तो तीनों नाम आप जानते हैं तो तीनों नाम जान लीजिए। और ये पूछ ले कि त्रिमुनि में कौन नहीं है तो ये तीसरा नाम डाल देगा। ठीक, पाणिनि महाराज के बारे में आपने पढ़ा है, जानते हैं आप। आइए सवाल देख लेते हैं। पाणिनि महाराज जी के ऊपर सवाल क्या बन रहा है? कह रहा है महान व्याकरणाचार्य पाणिनि जी क्या है? पहला सवाल बन जाएगा व्याकरणाचार्य है कि संस्कृत के आचार्य हैं या ये काव्य शास्त्री हैं, व्याकरणाचार्य हैं, गद्यकार हैं, कथाकार हैं। 4 सवाल आपसे बन जाएगा। और चारों सवाल में से अगर पूछ लिया आपसे तो आपसे ऐसे पूछ लिया कि पाणिनि जी क्या है। इस पहले लाइन में ही एक सवाल है, पाणिनि जी क्या है?
व्याकरणाचार्य हैं, आपसे सवाल पूछ दिया पाणिनि जी क्या है। पाणिनि वाले सवाल आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन ही पूछ दिया, पाणिनि हैं। पाणिनि क्या है? व्याकरणाचार्य, पहला ऑप्शन दे दिया व्याकरणाचार्य, और कथाकार, हाँ कथाकार, गद्यकार, पद्यकार, मान लीजिए पद्यकार ने गद्यकार ने पूछे, यहाँ पे पूछ दे आपसे काव्य शास्त्री, हाँ यही ऑप्शन मान लीजिए बन गया आपके सामने, ये चारों ऑप्शन बन गया, तो आप क्या उत्तर देंगे? ये ऑप्शन बन गया आपके सामने, आप क्या उत्तर देंगे? ठीक है, एक मैं काल्पनिक सवाल बना दिया, ये सवाल काल्पनिक सवाल नहीं बन भी सकता है। दोस्तों आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सवाल में ही एक सवाल बना दीजिए, एक लाइन पूछा आपसे है कि महान व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य मतलब क्या? ग्रामेटिस्ट, जो ग्रामर लिखने वाला होता है वो ग्रामेटिस्ट, जैसे ड्रामा लिखने वाला ड्रामेटिस्ट, वैसे आपको आपका व्याकरण लिखने वाला ग्रामेटिस्ट कह सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, संस्कृत पढ़ा रहा हूं तो अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत जानता हूं, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजियों जानते हैं, तो इसलिए जानते रहिए, सारी भाषा आप जानिए, ऐसा नहीं है। तो जैसे पाणिनि जी क्या है? व्याकरण लिखने वाले हैं, व्याकरणाचार्य, ना कि कथाकार है, ना तो गद्यकार, ना तो पद्यकार। चार सवाल आपसे पूछ देगा, खैर सरल सवालों में से रहेगा, लेकिन अगर आपकी निगाह फिसली तो सवाल गया, तो सवाल गया, तो एक सवाल जाने का मतलब अगर परीक्षा में आप फेल होते तो आपका नंबर बहुत खो गया। तो साथियों बने रहिए, आपको निश्चित तौर पे अच्छा बताएंगे हम। आप आइए, कह रहा है व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत के वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है भाई? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप मिटाने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा साफ सुथरा लगना चाहिए ब्लैक बोर्ड, ताकि सारे सवाल आपको सही सही दिख जाए भाई। आइए, व्याकरणाचार्य पाणिनि, तीन बात इसमें है। पाणिनि जी क्या है? ये व्याकरणाचार्य है। संस्कृत की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है? 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। साथियों मैंने आपको बताया था बहुत पहले, आपने देखा होगा पहली कक्षा में, हमने आपको बताया था जब महर्षि पाणिनि जी थे, जैसे हम लोग आप लोग छात्र जब हुआ करते तो कोई कमजोर था, कोई बड़ा तेज था पढ़ने में, कोई तेज कुमार था, कोई सामान्य छात्र था। तो वैसे पाणिनि जी महाराज बड़े औसत दर्जे के छात्र थे पढ़ने में। पढ़ने के समय अपने जब विद्यालय में थे, जब अपने छात्र जीवन में थे, इनका लोग बड़ा मजा उड़ाते थे, इनका बड़ा लोग मजाक करते थे, अरे एक कुछ नहीं आता है, इनको कुछ नहीं आता है। ये महाराज बड़े परेशान हुए पाणिनि महाराज, और बहुत परेशान हुए, और ये जाकर के भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उपासना मतलब भगवान शंकर के पास गए, कहे महाराज बड़ा हंसी हसारत हो रही है, काहे ऐसा विवेक हमको दे दिया, ऐसा विवेक ज्ञान हमको क्यों दे दिया आप? मतलब विवेक हमको दिए ही नहीं, जो एक तेज बुद्धि वाले को आपने दे दिया है, थोड़ा और कुछ हमको आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, माहेश्वर, और क्योंकि भगवान शंकर को क्या कहते हैं? महेश भी कहा गया है, उनका एक नाम क्या है? पर्याय शब्द क्या है? पर्यायवाची, महेश भी भगवान शंकर को कहते हैं। उसी महेश से माहेश्वर बना, ठीक है, महानस चाशो ईश्वर ही तो महेश्वरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, उन्हीं को महेश्वर कहा गया, भगवान शंकर को। और वही डमरू बजाया जा करके, और डमरू में ध्वनि कितनी निकली? 14 ध्वनियां निकली। और ध्वनियां क्या थी? अयुण रिलिक यौंग यौ चहाया वारट लड़ यम गड़नम जभय घड़दस जब गड़दस कपचट चढ़तो कपय सकसर हल कपय ससर हर। कहने का मतलब ये था, उसी डमरू की जो धुन थी, 14 माहेश्वर सूत्र थे। कितने थे? 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है, महेश्वर नहीं बल्कि माहेश्वर सूत्र। जो 14 माहेश्वर सूत्र थे, माहेश्वर सूत्र, उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार बना करके उन्होंने वर्णमाला को बांटा था। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार बना करके, इसी को बेस बना करके महर्षि पाणिनि जी, जब भगवान शंकर ने बजाया डमरू, तो इसी को महर्षि पाणिनि ने क्या किया? जब बजाया इस महर्षि पाणिनि ने क्या किया? जो 14 माहेश्वर सूत्र थे, इन्हीं को लेकर के उन्होंने कहा कि इन्हीं में से अब हम स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ठीक है, सारे विषयों को उन्होंने बांट बांट के सबके सामने रख दिया। और वो कितने भागों में था? अगर 14 माहेश्वर सूत्र था तो 14 खंडों में उन्होंने इस बात को बता दिया। यानी 14 माहेश्वर सूत्र अगर आपको पता है, ये कहां से निकले हैं? भगवान शंकर के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र उन्होंने बजाया है। और रिली किया होंगे, चाहे वरट लड़, पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है।
इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को ही आधार बना करके, इसी के आधार पे जो पाणिनि महाराज थे, जो गए थे भगवान शंकर की पूजा करने, अर्चना करने, तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया, 14 माहेश्वर सूत्र निकले, ऐसा माना जाता है। और उसी 14 माहेश्वर सूत्र को आधार बना करके कौन, ये पाणिनि महाराज क्या कर दिए, 14 खंडों में वर्णमाला को बांट दिए। मतलब इसमें कहाँ स्वर है, कहाँ व्यंजन है, कहाँ क वर्ग है, कहाँ खा वर्ग है, कहाँ कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन विपरीत है, कौन संवृत, ढेर सारी कथाएं इसमें मिल जाती हैं। कहने का मतलब ये था, वर्णमाला मतलब स्वर, व्यंजन, सारे विषय, जो विषय हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, सारे विषय भगवान महेश यानी महेश्वर की कृपा से, यानी भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि को मिल गया 14 माहेश्वर सूत्र। इसी 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पर इन्होंने गढ़ दिया क्या, पूरा वर्णमाला, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री, ए आए ओ आउ अंग अह, ठीक है। तो अह माने कुछ ना, हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि अंग अह माने कुछ ना, यही तो पढ़ते थे हम लोग। लेकिन मित्रों अब यहाँ पे ये सब बातें उन्होंने पहले बता दिए पाणिनि महाराज ने, उसी सूत्र के माध्यम से। बात क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो मैसेज कर दीजिए, अगर क्लियर है तब भी मैसेज कर दीजिए। हमारी कक्षा कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। वर्णमाला कहाँ से निकली थी, उसी डमरू के जो भगवान शंकर ने डम 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 बजाया, किसके कहने बजाया, पाणिनि महाराज गए थे बहुत दिन से उनके यहाँ, एकदम साधना में लग गए, महाराज अब हमको बुद्धि दे ही दीजिए, नहीं तो बड़ी अब हमारी फजीयत हो रही है। तो भगवान शंकर बजाए डमरू, उसी डमरू से 14 सूत्र निकला। और खास बात, पाणिनि महाराज को कुछ आशीर्वाद दे दिए कि उनका दिमाग इतना तेज हो गया कि 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पे वो काखा गाघा, छोटा बड़ा सब बना डाले। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा, 14 महासूत्र, ठीक है। तो इन्होंने सी विकल्प जो भी दे रहे हैं, हमारे छात्र जुड़े हैं, तो हाँ कृतार्थ वर्मा जुड़े हुए हैं हमारे, और सब लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा। हमारी कक्षा अच्छी लग रही हो तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कहीं आप अपने दोस्तों में इसको भेजिएगा ताकि सबको लाभ हो सके, सर्वजन सुखाय, ठीक है। तो सबके लिए लाभप्रद हो, ये हमारा प्रयास है। हमारी संस्था यानी टीचर्स अकादमी का ये प्रयास है कि हमारी बात सारे लोगों तक पहुंचे, सारे लोग उत्तीर्ण हो, सारे लोग पात्रता को प्राप्त करें, ऐसा हमारा उद्देश्य। दोस्तों आइए देखते हैं अगला सवाल। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आप रोज पढ़ते हैं काव्य, गाना सुनते हैं। अच्छा गाना आप सुनते हैं, मान लीजिए रोज इस समय फगुआ चल रहा होगा गांव गांव में लोगों के यहाँ। फगुआ में क्या है, जब फगुआ गाया जाता है तो उसमें कोई रस मिलता है। अब कोई समाचार आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई रस मिलता है। ऐसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पेपर उठाइए और देखिए भारत इसका सेबी का सूचकांक इतना गया, सोना इतना गिरा, चांदी इतना गिरा, कोई भाव आता है इसमें, रस मिलता है आपको? रस नहीं मिलता, क्योंकि वो गद्य में लिखा हुआ है। लेकिन अभी कोई काव्य लिखा हो, कोई गाना लिखा हो अभी होली वाला, तो देखिए कितना मजा आएगा, उसमें रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों मेरी बात समझ में आ रही है? काव्य उसे कहते हैं जिसमें थोड़ा मजा आवे, थोड़ा रस मिले। अब बिना रस के कौन बात का काव्य? जब उसमें रस नहीं है तो किस बात का काव्य? वही बात बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। बड़ा बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये टीजीटी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप सोचिए, आपको शिक्षक बनाने के लिए जो नई शिक्षा नीति है, कितना मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है कि आपको शिक्षक हम बनाएंगे, लेकिन अब दोहरे दर्जे के लोगों को शिक्षक नहीं बनाएंगे, अब 1 नंबर के लोगों को शिक्षक बनाने की उसने बिल्कुल ठान ली है। किसने? आपके नई शिक्षा नीति ने, एनसीटी ने, ठीक है, जो परीक्षा प्राधिकारी है भारत सरकार की, जो आपकी नई शिक्षा नीति जो बनी हुई है, सारी एक तरफ से लगी हुई है कि अब शिक्षक वही बनेगा जो 2-3 चरण की परीक्षाओं को पास करेगा, और वो भी परीक्षाएं 2M दर्जा की नहीं रहेंगी, वो परीक्षाएं दोस्तों 1 नंबर कठिन परीक्षा रहेगी। अब बताइए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम पूछ लिया, अर्थ किसका क्या है ये भी मैं आपको बताता चलूं। अर्थ कह रहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, एक काव्य किसे कहेंगे? एक क्या पूछा है इस जो संस्कृत का वाक्यम माने वाक्य, सेंटेंस, रसात्मकम रसवाला हो, जिसमें थोड़ा रस मिले, काव्यम वही काव्य कहलाएगा। यानी ऐसा वाक्य जो जिसमें रसवत्ता हो, जिसमें कुछ रस मिले, जिसमें थोड़ा मजा आवे, उसी को हम काव्य कहेंगे। अब भाई जो संस्कृत वाला है वो तो पकड़ लेगा, बिना संस्कृत वाले, बेसंस्कृत वाले जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। आपके लिए ही तो मैं आया हूं, आपको बता रहा हूं। जो संस्कृत वाले हैं वो तो पकड़ लेंगे, जो संस्कृत वाले छात्र नहीं है उनको पकड़ाने का उद्देश्य टीचर्स अकादमी ये टीचर्स अकादमी चाह रही है कि बिना संस्कृत वाले भी संस्कृत को समझ जाए,
ये हमारा उद्देश्य मित्रों है। तो कह दिया काव्य क्या, काव्य की परिभाषा पूछ रहा है कि काव्य किसे कहा जाएगा। और अगर ये काव्य का लक्षण, ये लक्षण है, ये क्या है, ये लक्षण बताया गया कि काव्य ऐसा होना चाहिए। तो पूछा है कि पहले आप पूछा मैंने कथन किसका है ये, कि वाक्य जो हो रसात्मक वाक्य ही क्या होगा, काव्य होगा। पहली बात है रसात्मक माने जिस वाक्य में, जिस कविता में, जिस गाने में, जिस बेहुदा गाने में कोई अर्थ हो, जिसमें कोई रस हो, तो वही रसात्मक वाक्य जो होगा वो क्या होगा, काव्य कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। हमारी बात आपको समझ में आ रही तो आप निश्चित कमेंट करिएगा। ये बात किसने कहा दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। आचार्य विश्वनाथ ने कहा, और कहां पे कहा, साहित्य दर्पण में कहा। कहां पे कहा, इनकी एक पुस्तक है साहित्य दर्पण। ये सवाल पूछ सकता है आपसे, साहित्य दर्पण किसकी रचना है, ये पूछ सकता है साहित्य दर्पण किसकी रचना है, विश्वनाथ जी की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है, आचार्य विश्वनाथ है, जो विश्वनाथ जी हैं इनकी रचना है ये। क्या, साहित्य दर्पण। दर्पण माने शीशा, साहित्य माने साहित्य, लिटरेचर। तो मित्रों यही बात है। हमसे जुड़ने वाले प्राची जी हैं और ढेर सारे छात्र जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तब भी बताइएगा, बुरी लग रही है तो डिसलाइक मारिएगा, दोनों बातें आपके लिए हैं। तो आइए, प्राची जी ने कहा कि सी है, बहुत अच्छी बात। मतलब ये बात, इस सवाल जरूर से देखिए, सवाल 15-20 सवाल ही करेंगे दोस्तों, लेकिन जो सवाल करके जाएंगे उसमें से कहीं गलत नहीं होगा। और ये बता के जाएंगे कि ये सवाल जो पूछा है, इससे अलावा इसका कौन भाई भतीजा और बन सकता है आने वाले समय में, इसकी जानकारी हम आपको दे के जाएंगे दोस्तों। ये सवाल आपसे बन गया। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, किसमें कहा है, साहित्य दर्पण उनकी एक किताब है काव्य शास्त्र की, उसमें उन्होंने काव्य का लक्षण दिया है। क्या है ये काव्य का लक्षण है, ऊपर जो दिया गया है क्या है, ये काव्य लक्षण है कि काव्य किसे कहा जाएगा। जैसे लक्षण होता है ना कि मनुष्य किसे कहा जाएगा, जिसके पास नाक हो, कान हो, ठीक है, दाढ़ी मूछ जमी हो। और कभी कभी किसी मनुष्य के पास दाढ़ी मूछ नहीं कम रहती है तो मान लीजिए हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। लेकिन सामान्यतः मनुष्य उसे कहते हैं जिसके पास विवेक का ज्ञान हो, जो जिसकी वाह्य आकृति एक मुखाकृति हो, नाक हो, कान हो, शरीर के जो अवयव है सारे हो, तब तो वो एक साधारण सा सामान्य सा मनुष्य माना जाता है। वैसे कह रहा है कि काव्य क्या होगा, तो यही कहा कि काव्य का ढांचा क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी। मतलब काव्य उसे कहेंगे जो जिसमें थोड़ा रसवत्ता हो। ये बात किसने कह दिया, आचार्य विश्वनाथ ने ये बात बताया, नियम बताया कि जब काव्य उसे कहेंगे जिसमें थोड़ा रस हो, थोड़ा मजा हो, उसे काव्य कहेंगे। और जो उसमें कोई रस है नहीं तो कौन बात का काव्य है। अगला सवाल आपके सामने है। हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की क्या परिभाषा, देखो भैया, इसके पहले आपको कौन परिभाषा देके गए हैं, आचार्य विश्वनाथ। कौन, विश्वनाथ जी गए हैं, गांव में अक्सर विश्वनाथ नाम के लोग रहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था, कहा कि काव्य उसे कहेंगे जिसमें थोड़ा रस हो, कौनो रस रहे न रहे, श्रृंगार रस न रहे, कम से कम करुणे रस रहे, रोने गाना रहे, रहना चाहिए उस काव्य में, तब हम काव्य मानेंगे। किसी काव्य को तभी काव्य मानेंगे जब उसमें कोई काव्य हो, थोड़ा सा उसमें रस हो। अच्छा भाई, जगन्नाथ जी ने काव्य का लक्षण क्या दे दिया, अब आपसे पूछ लिया। अब आपको क्या तैयार रहना है कि काव्य लक्षण कुछ लोगों के हैं, मैं भी आपको लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब मैं उसको आगे आगे बढ़ा देता हूं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम अभी आपने पढ़ा ही था, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम अभी आपने पढ़ा, इसको किसने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ ने। किसने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने। ये सारे क्या है, एक काव्य की परिभाषा है, रट लीजिएगा जाकर के, चारों में लिख दे रहा हूं सबके सामने। ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन किसको ये और जो लक्षण दिए हैं किसने कहा है, ये जाकर के स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपके जीवन में काम आएगा। न आए तो आप हमको बताइएगा। अगर सवाल बना, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, मैं लिख के आपको दे सकता हूं। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। दूसरा पूछ लिया कि दूसरा किसका है, सचिन कुमार कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सचिन जी, प्राची जी और कृतिका वर्मा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी कक्षा अच्छी लग रही है तो निश्चित तौर पर इसको अपने दोस्तों तक बढ़ाइएगा और निश्चित तौर पे आपके लिए काम आएगा। पंडित किसने कहा था इसको, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, यही इसका उत्तर होगा मित्रों, यही इसका उत्तर है। तो हम आपके सामने लिख भी दे रहे हैं, पंडित जगन्नाथ। किसने कहा है, पंडित जगन्नाथ ने कहा है। अब किसमें कहा, रसगंगाधर में कहा है, तो इतना बहुत लंबा नहीं, पंडित
जगन्नाथ। जगन्नाथ नाम के भी गांव में लोग बहुत होते हैं, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ने क्या लक्षण दिया है, इसको जानिएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इन्होंने कह दिया। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने कह दिया। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसने कहा, भामह ने कहा। किसने कहा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। चलिए भाई, इनको मैं यहां तक लाइन खींच दे रहा हूं। इसको किसने कहा, भामह ने कहा, आचार्य भामह। किन्होंने कहा, आचार्य भामह। लिख लीजिएगा कलम पेन से, कलम से पेन से कॉपी पे लिख लीजिएगा। आचार्य भामह ने कहा था अगर कठिन सवाल बनेगा तो यही बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, चारों जाके लिख के आज ही रट डालिएगा। कठिन सवाल आएगा, सिर्फ आपका सही होगा और किसी का नहीं सही होगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर आप कायदे से इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपका सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, सारे काव्य के लक्षण हैं। ननु शब्दार्थौ काव्यम किसने कहा है, आचार्य रुद्रट ने कहा है। किसने कहा है, आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने। एक चीज और अभी लिख देता हूं मैं, आचार्य रुद्रट, रुद्रट, आचार्य रुद्रट ने कहा है। एक बात और लिख देता हूं, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणामलंकृति पुनः को। आप बहुत महत्वपूर्ण है ये, कहीं आपको नहीं मिला है, इधर कहीं आप देखेंगे। एक और मैं लिख दे रहा हूं इसमें, तद अदोषौ शब्दार्थौ, सफेद में लिखता हूं ताकि ये लगे कि इसका भाई बिरादरी है ये। तद दोषौ, तद अदोषौ, तद दोषौ, हाँ थोड़ा और इसको मोटा कर देते हैं हम। हाँ, तद दोषौ, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये किसने कहा है। ये सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा बहुत कठिन हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आचार्य मम्मट। किसने कहा है, आचार्य मम्मट ने कहा है। इस बात को भी याद रखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, आचार्य मम्मट। हम आपको एक और विकल्प दे रहे हैं, ABCD E दे रहे हैं। चलो भाई, सफेद नहीं, हाँ ये वाला कलर नहीं भाई, थोड़ा कलर बदल दिया जाए ताकि सवाल सवाल की तरह लगना चाहिए। एक विकल्प और दे रहा हूं, सब तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणामलंकृति पुनः क्वापि। ये सारे क्या हैं, काव्य के लक्षण हैं दोस्तों। क्या है ये, काव्य के लक्षण हैं। काव्य लक्षण एक जगह लिख लीजिएगा। एक बार में आपको 6 सवाल दे रहा हूं, अगर आपको अगर परीक्षा में नहीं आए तो हमें बताइएगा। पूरे होशो हवास में दोस्तों बता रहा हूं आपको ये सवाल। चलिए अब थोड़ा गति हम बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारे सारे सवाल नहीं हो पाएंगे। हमें पूरे सवाल करने हैं दोस्तों, जहां महत्वपूर्ण हमें लग रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, कठिन सवाल है ये कठिन सवाल है। ये प्रवक्ता में पूछा जाता है, TGT में संस्कृत वाले सवाल को हल करते हैं। और ये पूछ कहां लिया है, टेट में पूछ लिया है। ये विडंबना है, बड़ी बात है ये। लेकिन दोस्तों बताया मैंने आपको कि जो नई शिक्षा नीति है वो यही आपसे चाहती है कि आप कठिन सवालों को करें, तभी आप शिक्षक बने। हम औने पौने लोगों को शिक्षक नहीं बनाना चाहते हैं, वो सीधे सीधे कह रहा है। ठीक है, आइए भाई देख लिया जगन्नाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है दोस्तों। पंडित जगन्नाथ ने परिभाषा क्या दी थी, यह परिभाषा दी थी। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और उसके सामने हमने लिख भी दिया है पंडित जगन्नाथ। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ। उठा के ऊपर पूछ दिया कि विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, तो पहला विकल्प हो जाएगा। जगन्नाथ क्या उठा करके विश्वनाथ को बैठा देंगे, तो यहाँ पे वाक्यम रसात्मकम काव्यम पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन पूछा है जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ। तो ये बात आप ध्यान से रट लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा।
अगर सवाल आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को बढ़ाएं, अपने दोस्तों में बढ़ाएं और उनको भी लाभ मिले। आपको तो लाभ मिल ही रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारा उत्साह वर्धन करें। दोस्तों मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में एक सुधी छात्र की तरह लगे हुए हैं। आइए, दूत वाक्यम पोष दिया किसकी कृति है। अब महत्वपूर्ण क्या है, ये दूत वाक्य में बता रहा है कि जो भी रचना है इसमें रचनाकार, दूत वाक्यम के रचनाकार कौन है, भास है, भवभूति है, भारवी है, कालिदास है। जो संस्कृत वाले हैं तो तुरंत पकड़ लेंगे, जो संस्कृत वाले नहीं उनके लिए क्या है भाई, अगर दूत वाक्य में पूछेगा तो भास इसमें पहला विकल्प सही है। अब खास बात यह है भास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनको खास करके एक बार देख लीजिए, भास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। आप जरूर इसको जाके ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, आपके लिए काम आएगा। दूत वाक्य में आपने पढ़ा, स्वप्नवासो दत्तम इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, स्वप्नवासो दत्तम, इनकी पुस्तक है स्वप्नवासो दत्तम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिमा नाटकम, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी है, रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रतिमा नाटकम, ठीक है, प्रतिमा नाटकम देख लिया ना इसको आपने, हाँ, प्रतिमा नाटकम और प्रतिज्ञा योगंध नारायणम, प्रतिज्ञा योगंध नारायण, नारायणम, ये मित्रों 3-4 पुस्तकें इनकी और ये हो गई। देखिए ये सब आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रतिज्ञा योगंध नारायणम, दरिद्र चारुदत्त अभिमारकम, दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त, हाँ दरिद्र चारुदत्त, क्या नाम है, दरिद्र चारुदत्त। ये सारी इनकी रचनाएं हैं, किसकी है, महाकवि भास की है। अभिमारकम, अभिमारकम, ये सारी रचनाएं जाके लिख लीजिएगा, सारे काम आपके आएंगे। चारों पांचों देखिए हमने आपको लिखा दिया, और भी इनकी रचनाएं हैं। अभिषेक नाटकम, कर्णभारम उर्भंगम, कर्णभारम उर्भंगम, कर्णभारम यहां लिख दे रहा हूं, कर्णभारम, कर्णभारम उर्भंगम, ये सारी रचनाएं आप लिख लीजिएगा इनकी जाकर के। दोस्तों आपके लिए काम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। और रचनाएं उनकी है, लेकिन इतनी रचनाओं को आप जरूर रख लीजिएगा। एक बार मैं बता दे रहा हूं, कर्णभारम उर्भंगम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंध नारायणम, दरिद्र चारुदत्तम, अभिमारकम, प्रतिमा नाटकम हो गया। हाँ, इतनी पुस्तकों को आप जरूर याद कर लीजिएगा मित्रों, रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कक्षा आपको सही लग रही हो तो आप निश्चित तौर पे हमें लिख के भेजिए और कमेंट करिए, हमें उत्तर मिल रहा है। कृतिका, हाँ, कृतार्थ वर्मा जी हैं, सचिन कुमार, ढेर सारे लोग हमें उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा भाई, चलिए बहुत। और इनकी रचना भवभूत का क्या है, इनके कई है, मालती माधव, मालती माधव, मालती माधवम, ठीक है। और रुकिएगा, उत्तराम चरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम, महावीर चरितम, उत्तर राम चरितम, यह क्या हो, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर राम चरितम, ये किसकी हो गई, भवभूत की, भारवी की है। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम आपने अभी इसके पहले देखा होगा, किरातार्जुनीयम में पूछा था कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की है। कालिदास की कई रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये किसकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम और कई रचनाएं इनकी, ढेर सारी रचनाएं हैं। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, इनकी ये हो गई मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम। भास की सारी रचनाएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं सारी रचनाएं भास की है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, इसको आपके लिए काम आएगा दोस्तों आने वाले समय में। आप बताइएगा परीक्षा देने के बाद कि सर जो आपने बताया था वास्तव में सही था, ठीक है। और हमारे, हाँ, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे,
हमारे छात्र जवाब दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए होली का समय है, आपको रंगारंग ये हमारी पेन चल रही है और आप लोग भी हमें बिल्कुल अच्छा देख रहे हैं। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छात्र बिल्कुल सही से जुड़े हुए हैं। छात्रों, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप पात्र बन जाइए। जैसे आप 10वीं नहीं पास हैं तो आप 11 में नाम कैसे लिखाएंगे? अगर आप हाई स्कूल नहीं पास हैं तो इंटर में कैसे आप जाएंगे? वही हालत जब तक आप टेट नहीं पास करेंगे मित्रों, तो टेट की अनिवार्यता कर दिया गया, हर जगह कर दिया गया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो एएलटी परीक्षा हुई है उस पर भी बादल मंडरा रहे, रोज सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। किस तरह से मित्रों हो सकती है? ठीक है, और ढेर सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भास के ढेर सारी रचनाएं हैं, कृतिका वर्मा जी बता रहे हैं कि ढेर सारी रचनाएं हैं। वास्तव में ढेर सारी रचनाएं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था हमने उतना ही आपको बताया। जो आप पचा पाइए, मतलब उतना खाइए जितना अति सर्वत्र वर्जयेत, अति मत करिए, क्योंकि और भी चीजें हैं, पूछने को पूछा जा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमको लगा वही बात आपको हमने बता दिया, उतनी बातें। बाकी आप जाके अतिरिक्त में पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे अपनी अगली कक्षाओं में ढेर सारी बातें बताएंगे। उमेशा शब्द में किस सूत्र से किस सूत्र के अनुसार संधि की गई? उमाधन ईशा उमेशा, ठीक है, उमाधन ईशा और उमेशा बन गया। उमाधन ईशा कैसे बनेगा उमेशा का? उमेशा पूछ दिया कौन सा है भाई, तो उमाधन ईशा, ये आपका संधि विच्छेद हमारा बन गया। उमाधन ईशा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, आप उमेशा दे करके पूछ सकता है। उमाधन ईशा है, ठीक है, उमेशा है, उमाधन ईशा नहीं बल्कि उमाधन ईशा है, बड़ी रहेगा। उमाधन ईशा अब बन गया। अब भाई देखिए क्या है, आ का उमा में आ है, ठीक है, तो और ई में ई है, ई और आ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? ई और उमा का आ, ठीक है, उमा का जो हो आ है और ई, आ ई मिलके ए हो जाएंगे। आ और ई जब मिलेंगे, आ और ई जब मिलेंगे तो ए हो जाएंगे। वो कानून कौन होगा? आद गुणा है, आद गुणा है, ठीक है। आद जो होगा, जो उसका आद पद होगा वो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण माने बड़ा, इसे आ और ई मिलके ए होना चाहिए। आद गुण कह रहा है, इसका उमा में आ है, मिल गया, ई का ई है, और ये आद गुण कहता है जब आ और ई मिलेगा, ठीक है, जब आ और ई मिलते हैं तो ए बनता है, ठीक है। जैसे आ धन ई मिलेगा, केवल छोटा आ छोटी ई मिलेंगे। आपको मैं बताऊं मित्रों, छोटा आ और छोटी ई मिलते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है। बड़ा और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, तो क्या बन गया? उमेशा। जब ए बनेगा तो यहां उमाधन ईशा में क्या बन जाएगा? उमेशा बनेगा मित्रों। तो हमारा सूत्र बन गया, ए बन गया, शब्द क्या मिल गया? उमेशा। समझ में आ गया होगा। और ई मिलेगा, छोटा छोटी मिलेगा तो केवल ए बनेगा, और बड़ा बड़ी मिलेगा तो ए बनेगा, तो उमेशा बनेगा मित्रों। ये बात आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो उमेशा बन गया। आइए भाई, हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और आइए भाई, इक्वालिटी है, खर्चा है, तो लिए पहले जो सवाल है उसको हम लोग हल करते हुए आगे निकल चलेंगे। पंचविंशति ही शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? अंक, आपसे अंक का ज्ञान पूछता है। जैसे आपने पढ़ा 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ठीक है। तो आपने इकाई दहाई पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ा है। इसमें बहुत छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत उनका कभी लेना देना नहीं रहा है, उनको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने अंग्रेजी में पढ़ा, अब संस्कृत में वही बात पूछ लिया, संस्कृत में उसी संख्या के बारे में पूछ रहा है। आप अगर इसका जवाब दे पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, और नहीं दे पाते हैं तो आपको जवाब देने के लिए हम हैं मित्रों। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आपको? मास्टर बन जाएंगे, यही गिनती पहाड़ा गिनाते रहिए, यही आप इसको देखते रहिए, आप हमारी कक्षा लेते रहिए, मास्टर बन जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है। पात्रता केवल आप ले लीजिए मित्रों, निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनेंगे। और जो शिक्षक देख लीजिए, इस समय सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी गाइडलाइन और एनईपी के तहत फंसे हुए बेचारे हैं, जो 20-20 साल, जो 12-12 15-15 साल नौकरी कर चुके हैं, उनके लिए तलवार लटकी है कि वो कैसे पास करें परीक्षा। समय है, बिल्कुल ससमय परीक्षा को पास करके आराम से जब शिक्षक बन जाइए, इसके बाद ये ना सोचना हो कि अभी कोई और परीक्षा पास करनी है।
पहले पास कर लीजिए, आपके लिए मित्रों अच्छा रहेगा। कक्षा आपको अच्छी लग रही हो आप जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा, ऐसा मैं चाहता हूं। हमारी कक्षा अच्छी लग रही है। अच्छा, अच्छी ना लगे तब भी आप एक काम करिएगा, डिसलाइक मार के जाइएगा, पता तो चले कि हमारी कक्षा आपको नहीं अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी नहीं है। आइए भाई देखते हैं सवाल हमारा। पंचविंशति, ठीक है, पंचविंशति पूछ दिया आपसे, इसका हिंदी का अर्थ क्या होगा? 15, 25, 35, 50। पंचविंशति, हाँ आपके मैं कमेंट देखना चाहता हूं, पंचविंशति का अर्थ क्या होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूं मित्रों। पंचविंशति का क्या होगा ये आप हमें बताते हुए चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। पंचविंशति का मतलब क्या होगा, ठीक है। हाँ तो हाँ बताइए भाई क्या होगा पंचविंशति का? हाँ देखिए, 15 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, 35 का क्या होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी। 15 को अंग्रेजी संस्कृत में क्या कहते हैं? 15 को क्या कहते हैं? ये 10 है। 15 में क्या है? ये 10 है प्लस 5। 5 को क्या कहते हैं? पंच। 10 को क्या कहते हैं? 10। पंच 10 क्या हो जाएगा? पंच 10 कह देंगे इसको भाई। थोड़ा और पतला कर दें, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये मान लो 15 है ना, ये आपका एक 15 है एक 10 है, तो 15 को आप उल्टा करिए, 5 यहां करिए और 10 यहां करिए, ठीक। 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच। और 10 को क्या कहते हैं? 10 है। तो क्या बन गया? पंचदश है। क्या बन गया दोस्तों? पंचदश। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि नहीं? यहाँ हाँ, फिर से मैं लिख दूं आपको, पंचदश कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? पंच प च द श, यानी ये 10 हो गया, ये पंच हो गया। ये दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा पंचदश। पंचदश माने 15। अब भाई आया अगला 25 आ गया, ठीक है, पूछ दिया 25। अगला पंचविंशति किसे कहेंगे? पंच और 20, 25 है ना, 25। 25 को कैसे लिखेंगे आप? 5 यहां लिखिए, मैं बता दे रहा हूं, 5 यहां लिखिए और 20 यहां लिखिए, तो यह हो गया पंच। 5 को क्या लिखेंगे? पंच है, यहां है, यहां आधा यहां है, पंच। 20 को विंशति कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं? विंशति। अब बताइए, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? पंच विंशति। तो पंचविंशति तो पूछ रहा है आपसे, क्या विकल्प आपका हो गया? बी विकल्प हो गया दोस्तों। वही मैंने आपको बता दिया, कई लोग बता रहे हैं, लेकिन इसका दोस्तों क्या होगा? पंचविंशति माने 25 हो गया। अच्छा भाई, अब 35 को देखते हैं क्या होता है। 5 यहां करिए, 35 में 5 आगे करिए और 30 आगे कर दीजिए, 35 ही तो होगा ना। पंच त्रिंशत हो जाएगा। पंच त्रिंशत, 5 पंच माने 5, पंच त्रिंशति ही, त्रिंशत, पंच त्रिंशत कहते हैं इसको। 35 को क्या कहेंगे मित्रों? पंच त्रिंशत, हलंत रहेगा, क्या हो गया? पंच त्रिंशत इसको कह देंगे। 50 को क्या कहेंगे भाई? अब आइए 50 आ गया, 50 को क्या कहेंगे? ठीक है, 50 पंचाशत कहेंगे इसको, ठीक है। और यहां देखिए 50 में इसको सीधा सीधा हम क्या कहेंगे? 50। हाँ, कई छात्र लिख रहे हैं कि सर पंचासा नहीं कहेंगे भाई, पंचाशत कहेंगे, ठीक है, ठीक है, पंचाशत कहेंगे मित्रों। इसको क्या कहेंगे? 50 को क्या कहेंगे मित्रों? पंचाशत कहते हैं सीधा सीधा। जैसे इसको विंशति कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं इसको? 5 पंचाशत। इसको क्या कहेंगे मित्रों? पंचाशत, पंचाशत, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मित्रों, यहां पे सत माने होता है 100, पंच माने 5, 100 का जो 5वां हिस्सा है उसको पंचाशत कहते हैं। तो आपने सारी बात समझ गई होगी। हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही है तो आप निश्चित तौर पर इसको लाइक कमेंट और आगे बढ़ते हुए चलिए मित्रों। अच्छा लगेगा कि हमारी कक्षा आपको पसंद आ रही है। आइए भाई चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ हाँ आइए, बिल्कुल बिल्कुल आपके कमेंट में देखना चाहता हूं, कमेंट में आपको सही लगा कि नहीं लगा। देखिए अब आपको मित्रों खास बात क्या है, आपको एक कह दो उत्तर है
ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, आपको पहले गिनती याद कर लेना बहुत जरूरी है। गिनती भी एक आप सही कर लेंगे संस्कृत में। आपने अंग्रेजी जानते ही 1 2 3 4 5 6 ये तो पता है, 1 2 3 4 5 भी आपको पता है। अब जरूरी आ गया शिक्षक बनते समय आपके लिए एक आ गया है कि आपको संस्कृत की भी गिनती जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया 15 को क्या कहेंगे पंचदश, 25 को क्या कहेंगे पंचविंशति, और 35 को क्या कहेंगे पंचत्रिंशत, और 50 को क्या कहेंगे पंचाशत। अब आपके सामने उत्तर बन गया सब। सारे सवालों का जवाब अगर आप देना चाहेंगे तो इस तरह मित्रों आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं भाई सवाल अगला क्या है। हमसे छात्र जुड़े हुए हैं, आप सब मित्रों जुड़े रहिए। आप देख देख के भाग रहे हैं, शायद आपके लिए कभी न कभी नुकसान कर जाएगा। क्योंकि देखिए, पास जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप पात्रता नहीं लेंगे, तब तक आप भर्ती में कैसे शामिल होंगे ये बताइए। आपने डीएलएड किया, आपने बीटीसी किया, आपने ढेर सारे प्रशिक्षण लिए हैं, अगर आप सारा चीज पढ़ने के बाद इस पात्रता को आप नहीं पास कर पाते हैं मित्रों, तो कहीं न कहीं आपके सपने जो है वो कहीं ये टूटने न पाए। ये हमारा प्रयास है कि आपके सपने साकार हो जाएं, यही हमारा आपके लिए प्रयास है मित्रों। और होगा सपना, निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनेंगे, और निश्चित तौर पे इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको देखेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आप बताएंगे कि सर मेरा हो गया, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे छात्रों का चयन हो चुका है। तो मित्रों हमारा सवाल ही हो गया अगला। ये देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा आ गया। अगला सवाल कह रहा है भोक्तुम में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। भोक्तुम में प्रत्यय कौन सा पूछ लिया। अब पूछ लिया भुज धन तुमुन, भुक धन तुमुन, भोज धन तुमुन, भुज धन अक्त्वा, कौन प्रत्यय इसमें है, भुज धन है कि भुक धन है। अब आपके सामने सवाल आ गया। अब ये सवाल इतना सरल सवाल नहीं है, बड़ा बढ़िया सवाल आपसे पूछा है मित्रों, और इस सवाल का आप जवाब दे पाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि भुज धन तुमुन होगा कि क्या होगा, ये सवाल हमें आप बता दीजिए। ठीक है मित्रों, आइए बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर। हमें कई छात्र देख रहे हैं। अब सवाल है, अब प्रत्यय आपको पढ़ना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कक्षाओं में, बड़े सरल तरीके से बताएंगे कि भुज धातुएं हैं, भुज धातु है, पठ धातु है, गम धातु है, स्था धातु है, ढेर सारी धातुएं हैं। उन धातुओं से जब प्रत्यय लगता है मित्रों, धातु इधर होती है, ठीक है, जब पाठ है आप पठ धातु से तुमुन लगाएंगे तो क्या बनेगा पठितुम। क्या बनेगा दोस्तों पठितुम। क्या बनेगा पठितुम। ये आपको बताने का मेरा ही प्रयास था कि धातु जो होती है, जैसे पठ धातु हो गई, गम धातु हो गई, ठीक है, आपकी गम धातु जो प्रत्यय लगते हैं धातु के बाद लगते हैं। कहां लगते हैं, धातु के बाद प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय कहां लगते हैं, धातु के बाद लगते हैं, और उपसर्ग कहां लगते हैं, वो पहले लगते हैं, यानी उपसर्ग का प्रयोग आगे होता है। उपसर्ग यहां लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग यहां लगेंगे, धातु यहां है, प्रत्यय यहां है। मतलब जब हम कोई वाक्य कोई शब्द बनाएंगे तो उपसर्ग पहले रहेगा, धातु बाद में रहेगी, और प्रत्यय हमेशा बाद में रहेंगे। यानी प्रत्यय का प्रयोग हमेशा बाद में करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा पहले करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बहुत जरूरी बात हमने आपको बता दिया है। आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही है आप हमें जरूर लिखें, जरूर कमेंट करें कि हाँ वास्तव में सर आपकी कक्षा हमें ठीक लग रही है, और अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप बताएं। ठीक है, आपको बताने का प्रयास। अब भोक्तु में पूछ दिया भुज धातु है। अब भुक धातु है कि भुज धातु है, ठीक है, कि भोज धातु है कि भुज धातु है। धातु तो भुज है, ठीक है, ए भुज धातु से अक्तवा लगेगा, दूसरा बनेगा भुज धन, क्योंकि यहाँ प्रकृत पूछ रहा है भोक्तुम बन रहा है ना। भोक्तुम में तुम शेष बचता है, तुमुन प्रत्यय में क्या बचता है, तुम शेष बचता है, ठीक है, तुम। तो भुज धातु में अगर तुमुन लगाएंगे तो मित्रों कौन सा बनता है शब्द, हमें भोक्तुम बनेगा। हमें पहला विकल्प सही मिल गया, और ये भुक्त बनेगा नहीं, भोज बनेगा नहीं। अब भुज धन अक्तवा लगेगा। अगर भुज धन अक्तवा लगता है मित्रों, यहाँ एक विकल्प और है। अब आप सोचेंगे सर भुज धन अक्तवा भी तो हो सकता था, और लेकिन भुज धन अक्तवा लगेगा तो भुक्तवा बनेगा, भोक्तुम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे पट से अक्तवा लगेगा, जैसे पठ धातु है ना, ये पठ धातु है, मान लीजिए पठ धातु से त्वा लगता है तो क्या बनेगा पठित्वा बनता है। ठीक है, पठ धातु से क्या बनेगा पठित्वा, ठीक है, गम धातु से गत्वा, और गम धातु से लगेगा अक्तवा प्रत्यय, क्या बनेगा मित्रों, गम धातु से अक्तवा लगा तो गत्वा, क्या लगेगा, क्या बनेगा गत्वा। वैसे ही इसमें अगर भोज धातु से लगेगा, अगर हम भुज धातु से, वैसे मान लीजिए यहां छोड़िए, यहां हम लगाते हैं अगर
भुज धातु से, हमारी भुज धातु मान लीजिए है, और अगर भुज धातु से हम अक्तवा लगाते हैं, ठीक है, अक्तवा, तो क्या बनेगा? भोक्त्वा। क्या बनेगा? भोक्त्वा, ये बनेगा हमारा शब्द। अगर भोक्त्वा बनेगा तो वो बात सही बनेगी नहीं। तो चारों विकल्पों में से आपने हमें विकल्प का चयन किया मित्रों। तो हमारा क्या शब्द बना था इसमें? भोक्त्वा बनेगा। ठीक है मित्रों, हमारा यहाँ पे भुज धन अक्तवा जब हम मिलाएंगे तो वहां भुक्त्वा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? भुक्त्वा। भुक्त्वा नहीं बल्कि भुक्त्वा बनेगा। जैसे वहां पठित्वा वैसे यहाँ भुक्त्वा। ठीक है, यहाँ पे भुक्त्वा शब्द बनेगा। तो यहाँ भुज धन तुमुन जब लगेगा, यहाँ तुम बचता है तो भुज धन तुमुन लगेगा तो भोग तुम बनेगा मित्रों। यहाँ हमारा विकल्प पहला सही हो गया। हमारी कक्षा आपको सही लग रही है तो आप आगे बढ़िए और हम लोग अगले सवाल को करते हैं दोस्तों। 23वें सवाल को, 23वां सवाल हमारे सामने आगे खड़ा हो गया है। कहता है हितोपदेश में संधि कौन है? हितोपदेश में संधि कौन सी है? आपसे पूछ लिया, आप जवाब दे दीजिए। हितोपदेश में हित धन उपदेश है, हित धन उपदेश बनता है। हित धन उपदेश, हित धन उपदेश बराबर क्या बनेगा? हित धन उपदेश बन गया यहाँ पे। अब हितोपदेश बन रहा है। सूत्र कौन सा लगेगा मित्रों? यहाँ पे आद गुण है। क्या लगेगा? आद गुण है। आद गुण है जो उसके पहले अभी आपने हल किया था मित्रों, आपको मैंने बताया था आद गुण है। तो वैसे ही उमेश जैसे आपने हल किया था वैसे ही हितोपदेश आ गया। और इसमें क्या कहता है? ये आद गुण से बनता है मित्रों। इसमें गुण संधि बनती है। खास बात, इसकी खास बात क्या है? हित धन उपदेश आपने देखा, हितोपदेश बन गया। इसमें गुण क्या कहता है? आ या आ के बाद ऐसे क्या गुण संधि क्या कहती है? आ हो माने यहाँ पे आ हो या आ हो, प्लस के बाद ई, उ, री और री में से कोई हो तो आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? इसकी हम चर्चा अभी आपके सामने करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आ और ई मिलेगा तो ए होगा, आ और उ मिलेगा तो ओ होगा, आ और ई मिलेगा। देखिए आ प्लस ई मिला तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस उ मिला, आ धन उ अगर मिला तो ओ बन जाएगा, ए ओ। आ धन री मिला, आ धन री मिलेगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। और आ धन री मिला, आ धन री बिना तो क्या बनेगा? अल बनेगा। ये इसका उदाहरण है। ये किसका है? ये सारे जो आपको मैंने बता दिया किसका होगा? गुण संधि। इसका सूत्र क्या है? आद गुण। जिसका आद क्या होगा? यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। कहने का मतलब हित है ना, हित का आ है, आ और उ मिलके आ और उ मिला तो क्या बन गया? ओ। हित धन उपदेशा बनेगा हितोपदेशा, यानी ता का आ, उ का उ मिला, आ और उ मिला, आ हित हित आ। देखिए हित कहिए जैसे हित, ता जैसे कहेंगे वैसे आ निकल जाएगा उसमें। तो हित का आ और धन उ का उ में तो उ है, आ और उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, यहां बन जाएगा हितो, यानी यहां बन जाएगा हितोपदेश। तो मित्रों आपको जब हम सिद्धांत की क्लास पढ़ाएंगे तो आपको ढेर सारी बात बताएंगे कि यहाँ का ता में जो आ है और उ का उ है, ये दोनों मिलेंगे ओ बन जाएगा। तो ता में ओ जुड़ जाएगा, हितोपदेश बन जाएगा। तो ये सूत्र हमारा काम कर गया। आइए अगला सवाल देखते हैं मित्रों। अगला सवाल है भवभूत का संबंध है। भवभूत क्या क्या लिखे हैं भाई? एक इससे संबंध किसका है? कालिदास का है। कालिदास की रचना है ये महाकाव्य है। क्या है? कालिदास का है। ये किसका है मित्रों? कालिदास का है। किसका है? कालिदास की रचना है। ये किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। किसकी है? कालिदास ने इसको लिखा है, महाकवि कालिदास। रघुवंशम अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि महाराज की है। ये भी आपने पढ़ा है। किसकी है? पाणिनि की है। और उत्तरांचरितम मालविकाग्निमित्रम किसकी है? ये भी कालिदास की है। किसकी है? कालिदास जो नीचे वाले हैं, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं, महाकवि कालिदास की है। उत्तरांचरितम किसकी है? ये भवभूत जी की है। और जो भी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी उत्तरांचरितम से है संबंध। किसका? भवभूत का है। आगे तरफ बढ़ते हैं। सारी रचनाओं को हमने देख लिया मित्रों। सवाल कैसा आपको लग रहा है आप जरूर बताइएगा। पीताम्बरम का विग्रह क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछ लिया समास का।
और समास का ये आपसे विग्रह पूछा है और आप हमें जवाब दीजिए। कैसी कक्षा दोस्तों लग रही है आपको, हमें आप जरूर बताइए। हम आपके कमेंट देख रहे हैं और खर्च से आगे बढ़ते हैं, समय कम बचा हुआ है, सवाल अभी हमारे पास हैं। तो पीताम्बरा में पूछ लिया कि पीताम्बरा में कौन सा समास होगा, तो पूछ दिया पीतम च तत् अंबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीतम च तत् अंबरम, पीतम अंबरम यशसा, पीतम अंबरम येनसा, पीतम अंबरम यस्मिंसा। तो पीतम च तत् अंबरम ये इसका समास विग्रह होगा। पीताम्बरम का विग्रह पूछ दिया और समास विग्रह तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें समास विग्रह के साथ समास कौन सा होगा, इसमें अर्थ क्या होगा पीतम तथा अंबरम का, कि पीत तथा अंबर में जो विशेष विशेषण भाव है इसका विग्रह ये हो गया। ठीक है, इसका जो ठीक है, इसका अर्थ है कि विष्णु जी, ठीक है, हाँ, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन थे, पीतम अंबरम। तो पीताम्बरम जो है पीता, जो पीत वस्त्र है यानी पीला वस्त्र है, यानी विष्णु जी के लिए कहा गया है पीला वस्त्र धारक जो है, ठीक है, पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है, पीताम्बरम। ये किसका है विशेषण, ये विष्णु जी का है। और इसमें समास कौन सा बनता है, इसमें मित्रों समास बनेगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बनता है इसमें। कौन सा समास, कर्मधारय समास। पीला वस्त्र है, विष्णु जी की बात यहाँ पे की गई है। तो मित्रों ये हमारा समास हो गया, ठीक है, पीतम अंबरम, ठीक है। आइए आइए अगला सवाल, गलत वर्तनी क्या है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है इसमें सवाल। इसमें संस्कृत वाले बहुत छात्र नहीं होंगे, बहुत छात्र होंगे बिना संस्कृत वाले भी होंगे। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, गलत सवाल पूछ दिया आपसे। गलत कौन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। अगर आप पुल्लिंग नहीं होता है, बल्कि मित्रों क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसमें दो ला होता है, पुल्लिंग। इस तरह भी लिख सकते हैं और जिस तरह लिखा है ये भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है पुल्लिंग, ठीक है, ग, पुल्लिंग भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे होगा पुल्लिंग, ठीक है मित्रों। ये दोनों बातें सही हैं। पहला विकल्प जिन्होंने इसका चयन किया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं मित्रों। इसमें पहला विकल्प जो है वो गलत है। कहने का मतलब पुल्लिंग इस तरह नहीं लिखा जाता है, बल्कि इस तरह लिखा जाता है पुल्लिंग, ठीक है। और हाँ, से शब्द जो है वो वर्तनी शुद्ध है मित्रों। अगला सवाल पूछ दिया आपसे। अगला सवाल कह रहा है कि राजपुत्र में समास कौन है, राजा का पुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राज का पुत्र, राज का पुत्र नहीं बल्कि राजा का पुत्र राजपुत्र होता है। हाँ, यहाँ नहीं कि कोई राज है उसका पुत्र हो गया तो कह दिए इस राज का पुत्र वो राजपुत्र हो गया। तो राज्ञ पुरुष यानी राजा का पुत्र यहाँ पर जो है कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, राज्ञ पुरुष कहता है। राज्ञ पुरुष, राजा का पुत्र, राज्ञ। राज्ञ में कौन सी विभक्ति है मित्रों, षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है, षष्ठी, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति इसमें है यानी छठी विभक्ति। तो राज्ञ पुरुष है, इसका मतलब क्या हो गया, राज्ञ पुरुष का मतलब क्या हो गया, राजा का, राज्ञ माने राजा का, पुरुष पुत्र है, सॉरी पुरुष नहीं, राज्ञ पुत्र है, राजपुरुष है, ठीक है, राज्ञ पुत्र होगा इसका, ठीक है मित्रों। तो राजपुरुष हो गया। आप सही उत्तर जवाब दे रहे हैं मित्रों हमें, ठीक है। राज्ञ पुरुष पूछ दिया तो राज्ञ पुत्र अर्थात राजा का पुत्र होगा। यहाँ पे समास हमारा बन जाता है कौन सा, राज्ञ पुत्र माने पुत्र, राजा का पुत्र या राजा की संतान राजपुत्र है कहलाया मित्रों। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। बहुत कठिन सवाल पूछा तब आपसे यही बनेगा। इसमें कौन समास बन रहा है मित्रों, षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया। राजा का पुत्र है, ये विग्रह मैंने आपको बता दिया। और यहाँ समास कौन सा हो गया मित्रों, क्या तत्पुरुष समास हो गया। पहला विकल्प जो चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, चंद्रशेखर में समास कौन सा मित्रों है, खर्च बताइए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर है कह दिया। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, तो इसमें मित्रों क्या खास बात क्या है इसमें, हाँ चंद्रशेखर है। इसमें क्या है, पहला पद क्या है, पहला पद चंद्र है और द्वितीय पद शिखर है, शेखर है। पहला पद जो है चंद्र है, पहला पद क्या है, चंद्र है और दूसरा क्या है, शेखर है। चंद्रशेखर है, ठीक है, चंद्रशेखर है। मतलब क्या हो गया कि दोनों की अप्रधानता यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा, यानी यहाँ पे शिव का बोध होता है। चंद्रशेखर है, चंद्रमा है जिनके शिखर पे यानी मस्तक पे, भगवान शंकर के देखिए मस्तक पे क्या है, चंद्रमा है, यानी भगवान शंकर के लिए कहा गया है चंद्रशेखर है। इसमें अन्य पदार्थ
प्रधानो बहुव्रीहि, जहां पे अन्य पद की प्रधानता हो, न चंद्र की हो न शेखर की हो, वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। मित्रों आगे बताएंगे आपको निम्नांकित में से कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है, जिसमें दो कर्म नहीं है, वो द्विकर्मक कहलाती है। यानी इसमें कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है, ये आपसे पूछ लिया गया। तो मित्रों इसमें कौन सी धातु नहीं है जो द्विकर्मक है? इसमें कृष, दंड, मन, वह, कृष, दंड, वह। आपको 16 द्विकर्मक धातुओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। 16 दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच। आपने ये 16 जो धातुएं हैं इनको आप रट लीजिएगा। दुह, याच, पच, दंड, ऐसे करके 16 धातुएं उनको रट लीजिएगा। इनमें एक ऐसी धातु मन है, ये जो नहीं है, बाकी सारी धातुएं हैं। तीसरे सवाल तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल हमारा कौन सा है? हाँ, इसके बाद थोड़ा चर्चा कर लेना जरूरी है कि कौन कौन सी वो धातुएं हैं और उनकी चर्चा हम लोग कर ले। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नृ, हृ, किस, वहाम, ये इस तरह की 16 धातुएं हैं। उन 16 धातुओं की जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनको आप जरूर रट लीजिएगा। मित्रों द्विकर्मक धातुएं कितनी है? 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इनको आप रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, इसको रटना है, क्या कर लेना है? याद कर लेना है, रटना नहीं बल्कि याद कर लेना। ठीक है, याद करना है। किसको याद करना है? 16 द्विकर्मक धातुओं को आपको याद कर लेना है। अगला सवाल देख लीजिए। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, जो छंदों में लिखा होता है, छंदबद्ध होता है। तो मित्रों छंदबद्ध जो हो, लयबद्ध जो हो, उसकी खास बातें करने की बात कर रहे हैं। छंदबद्धता किसमें होती है? गद्य जो लिखा जाएगा उसमें छंद रहेगा नहीं, आपको व्याकरण में छंद मिलेगा नहीं, कथा में छंद मिलेगा नहीं। छंद किसमें होता है? वर्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, शिखंडी छंद। आप जब श्लोक पढ़ते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, तो उसमें छंद होता है। ठीक है, चौपाई, सवैया, ढेर सारे उसमें छंद रहते हैं। तो आप देखेंगे मित्रों हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है, आप जरूर बताइएगा। अगर आप पद्य पढ़ते हैं तो इसमें छंद, वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिखंडी, श्रगधरा, अनुष्टुप, ढेर सारे छंद मिलते हैं आपको। है दोहा, सोरठा, जब भी आप कहीं पढ़ेंगे लिखेंगे उनमें इन सबकी चर्चा मिलती है। मित्रों हमारी कक्षा आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और मेरा उद्देश्य है, संस्था यानी टीचर्स अकादमी का उद्देश्य है, सारे लोग शिक्षक बने, सारे लोग शिक्षक बनकर के उस अपने सीट को सुशोभित करें, उस विद्यालय में जाकर के अपने स्थान को सुशोभित करें। मित्रों यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारी इच्छा है। और हमारी संस्था यानी टीचर्स अकादमी आपके साथ लगी हुई है। टीचर्स अकादमी का लोगो आप ऊपर से देख रहे हैं, टीचर्स अकादमी, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डॉक्टर पंकज। अगली कक्षा मित्रों फिर आपसे मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। नमो नमः।